So since it is going to be the product of length and breadth, we can say the dimensions of this area can be found out simply by just by just multiplying the dimensions of length, which is L. See it here, ये जो L है यहाँ पे हमारे पास, ये हमको यूज करना है यहाँ पे। और ब्रेड्थ जो होता है ना, ब्रेड्थ भी तो एक तरफ से लेंथ ही होता है कि नहीं, वो भी तो एक तरह से डिस्टेंस ही है। तो इसलिए इस ब्रेड्थ का जो डायमेंशन है वो भी L ही रहेगा। और इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, L raised to 1 into L raised to 1, this becomes L raised to 1 plus 1, that becomes L raised to 2 here. So here L2 is going to be the dimensions of area. Just that's it, finish. एरिया का डायमेंशन हमको मिल गया, नो डाउट। अभी हमको देखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन कैसे निकालने का, तो उसके लिए देखो, वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, करेक्ट है। तो अभी इन तीनों का डायमेंशंस इनडायरेक्टली लेंथ के बराबर ही तो है, ये तीनों जो है लेंथ के ही डायमेंशन के है। तो इसलिए लेंथ का डायमेंशन लेंथ L, ब्रेड्थ का डायमेंशन L और हाइट का डायमेंशन भी L, नो डाउट। तो L becomes actually L cube, that's it. So this becomes the dimensions of volume, correct है। चलो ठीक है, next one we can say अभी सपोज नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, डेंसिटी। सपोज फॉर एग्जांपल डेंसिटी का हमको डायमेंशंस ढूंढना है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी? सो उसके लिए उसका डेफिनेशन याद रखना जरूरी है। उसका फॉर्मूला क्या है हमको पता है, मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, करेक्ट है। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको डेंसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मास का डायमेंशन जो कि m1 होता है, और वॉल्यूम का डायमेंशन तो हमने अभी भी निकाला, ये देखो इधर वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब होता है कि नहीं। तो वो L क्यूब अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो उससे हमको डायमेंशन मिलेंगे डेंसिटी के, जो कि m raised to 1 एंड L raised to 3। तो इसको अगर सॉल्व करते हो आगे तो क्या बनेगा, देखो ठीक से। तो m1 तो वैसे ही रहेगा नो डाउट, बट L raised to 3 विल गो अप, न्यूमरेटर में जाएगा वो, और वो बन जाएगा एक्चुअली L raised to -3। ये पता है देखो, नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन a raised to m, माना ही a raised to -m हुआ करता है। तो ये बात यूज करके हमने क्या किया, इस 1 अपॉन L raised to 3 को L raised to -3 ऐसा लिख दिया। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का डायमेंशन। डेंसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय रो। तो डायमेंशंस मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, तो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी has been obtained to be equal to simply m raised to 1 L raised to -3, that's all. Here the dimensions of area has been obtained to be simply L2, that's it. And again dimensions of volume, that is V, तो V के जो dimensions है वो हमको क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, it comes out to be simply L cube, that's it. तो इस तरह से हमको हर एक के dimension निकालने आने चाहिए। जैसे देखो next comes to velocity। सपोज तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमको पता है ऑलरेडी, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है। अभी डिस्टेंस एक तरफ से लेंथ ही तो है कि नहीं, तो इसलिए डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो L1 ही तो रहेगा जरूर। तो इसलिए फिर यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये स्मॉल v है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस कैपिटल V एंड स्मॉल v। कैपिटल V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, बट हियर इट इज द स्मॉल v which stands for velocity, okay। तो अब यहाँ पे स्मॉल v का जो डायमेंशन है वो क्या बनेगा बताओ, तो उसमें यहाँ पे डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो तो आ जाएगा L1, ओके। बट टाइम का जो डायमेंशन है वो नीचे है ना वो टाइम, तो इसलिए टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T1 होता है। लेकिन वो नीचे होने की वजह से ऊपर आने के बाद क्या होगा, T raised to -1 बन जाएगा। इट्स दैट सिंपल, हो गया। तो दिस इज गोइंग टू बी द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, दैट्स इट। If you want to find out the dimensions of acceleration, suppose for example, तो acceleration का formula क्या है हमारे पास, acceleration is always equal to change in velocity upon time, correct। तो अगर हम acceleration का dimension निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा change in velocity न्यूमरेटर में और divided by time, okay। अभी देखो ठीक से वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसमें डायमेंशनल लेवल पे भी हमको वही करना पड़ेगा कि नहीं। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो है वो क्या बनेगा, तो अभी एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या, v माइनस u अपॉन
टी, करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी इसको अगर हम डायमेंशन लेवल पे लिखेंगे तो इसका भी डायमेंशन हमको ढूंढना पड़ेगा और फिर इसका भी डायमेंशन ढूंढना पड़ेगा। न्यूमरेटर का डायमेंशन, डिनोमिनेटर का डायमेंशन दोनों ढूंढने पड़ेंगे सेपरेट। ओके, बट अभी यहाँ पे देखो ठीक से कि डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन हमको सिर्फ तभी मिलेगा जब हम ये दोनों के डायमेंशंस ढूंढ पाएंगे। लेकिन अभी देखो ये टाइम जो है वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये देखो इधर वो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया, t1 हो गया। दैट्स इट। सो वी कैन जस्ट रिप्लेस इट बाय दैट t1 in the denominator. But what about this change in velocity? How will you find out the dimensions of change in velocity? अभी वेलोसिटी का डायमेंशन तो हमको मिल गया है L1 t minus 1, करेक्ट है। अच्छा, वो तो इसका यूनिट से भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी का यूनिट पता है क्या होता है? कल भी हमने निकाला था, मीटर पर सेकेंड, याद है? तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। सो मीटर पर सेकेंड से भी उसका डायमेंशन पता चल जाता है। इट इज गोइंग टू बी L1 t minus 1, करेक्ट है। लेंथ 1 और टाइम का -1, ये हो गया डायमेंशंस वेलोसिटी का। लेकिन अभी चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखो, कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच में जो चेंज होता है, तो चेंज का जो डायमेंशन हमको निकालना होता है, तो एक बात अच्छी तरह से याद रख लो जो पूरे चैप्टर में हमको काम में आएगी, ठीक है। तो चेंज का डायमेंशन हमेशा उस क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर ही होता है। मतलब सपोज हमको डायमेंशन निकालना है, ये सपोज x माइनस y का डायमेंशन निकालना है, तो हम इसका जो डायमेंशन है वो एक्चुअली x के डायमेंशन के बराबर रहेगा या वही y के डायमेंशन के भी बराबर रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि x और y इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तब जाके हम x माइनस वाई के डायमेंशन के बारे में बात कर सकते हैं। समझा? ये बात समझ में आई ठीक से? क्योंकि देखो एक सीधी बात है ना कि अगर सपोज हमको 3 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम माइनस करना है, चलो 30 किलोग्राम में से अगर 25 किलोग्राम हमने कट कर दिया, माइनस किया, तो कितना बचेगा बताओ? 5। बराबर है। अभी देखो किलो 5 किलोग्राम ऐसे ही बचेगा ना, तो इसका मतलब 30 में से हमने 25 माइनस किया। लेकिन अभी कभी हम ऐसा किलोग्राम में से किलोग्राम माइनस करते क्या? ऐसा कभी करते क्या? किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया और ये 5 सिर्फ बचा। 5 क्या, वो तो किलोग्राम ही रहेगा ना जरूर। तो इसलिए जब हम दो क्वांटिटीज को माइनस करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं या उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो उस डिफरेंस का यूनिट वही रहता है जो इन दोनों क्वांटिटीज का यूनिट रहता है। अगर ये दोनों क्वांटिटीज का यूनिट किलोग्राम किलोग्राम है तो आंसर भी किलोग्राम में आएगा ना। अगर दोनों मीटर है, सपोज ये सपोज 20 मीटर में से हम माइनस कर रहे हैं सपोज 7 मीटर, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 13 मीटर ही आएगा ना, मीटर ही आएगा। तो मीटर माइनस मीटर क्या बनता है? मीटर ही बनता है। ये अच्छी तरह से याद रख लो, ठीक है। डायमेंशंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो डिफरेंस निकलता है, उस डिफरेंस का यूनिट या उस डिफरेंस का डायमेंशन वही रहता है जो उन दोनों नंबर्स का रहता है। ये 20 और 7 इन दोनों का जो यूनिट है वही 13 का भी रहेगा जरूर। ये बात हमको अच्छी तरह समझनी है। तो ये बात है समझ में ठीक से? क्या बताया अभी? कोई भी दो चीज का डिफरेंस का अगर डायमेंशन हमको निकालना है तो वो हमेशा उन दोनों के डायमेंशन के बराबर ही रहता है। तो अभी यहाँ पे देखो, वो रूल अप्लाई करो यहाँ पे। ये कौन है? v माना क्या है? फाइनल वेलोसिटी, बराबर। u मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। अभी है तो दोनों वेलोसिटीज ना, तो जब वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी का ही यूनिट वाला क्वांटिटी हमको मिलेगा ना। अगर हम सपोज ये वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या हमको दिख रहे हैं? ये देखो इधर, L1 t minus 1। इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या मिलेंगे? सेम, L1 t minus 1। अभी L1 t minus 1 में से L1 t minus 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 तो नहीं मिलेगा ना। डायमेंशन कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, याद रखो ठीक से। डायमेंशंस अभी वेलोसिटी के जो डायमेंशंस रहेंगे या इनिशियल वेलोसिटी के जो डायमेंशंस रहेंगे वही यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी के भी डायमेंशंस आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे डायमेंशंस जो बनेंगे न्यूमरेटर के वो सेम रहेंगे जो वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं, L1 t minus 1। दैट्स इट। तो भले यहाँ पे चेंज है, चेंज भी होगा या एडिशन भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एडिशन या डिफरेंस
के डायमेंशंस हमेशा इन दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशंस के बराबर हुआ करते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बताओ? तो डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन विल एक्चुअली बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे टी एल एल वन तो एज इट इज आएगा यहाँ पे, लेकिन टी माइनस वन ऑलरेडी है यहाँ पे और ये टी वन नीचे है जो ऊपर जाके माइनस वन बनेगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे टी माइनस वन मतलब ही वहां पे टी माइनस टू आ जाएगा। समझा ठीक से? हाँ। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ या नेक्स्ट स्टेप में लिखूं? तो देखो यहाँ पे माइनस वन बिकम्स एक्चुअली माइनस टू and hence we can say the final result will be L1 T minus 2. That's all. That's it. These are going to be the dimensions of acceleration. अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। समझा ठीक से? Acceleration के डायमेंशन कैसे निकाले हमने? L1 T minus 2. Even you can find out it directly. डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। पता है कैसे? क्योंकि acceleration का यूनिट क्या है पता है तुमको? MKS यूनिट क्या है acceleration का? It is yes very good, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, ये देखो। और सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का, ये देखो। तो इसलिए फिर यहाँ पे लेंथ आएगा ऊपर और टाइम का स्क्वायर आएगा नीचे। तो ये टाइम का स्क्वायर अगर ऊपर चला गया तो ये टू जो है वो माइनस टू बन जाएगा और हमको मिलेगा ये L1T माइनस टू। करेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसलिए याद रखो ठीक से कि डायमेंशंस जो है वो हमको उसके यूनिट से भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, यूनिट पता करो तुरंत डायमेंशंस मिल जाएंगे आराम से। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ सम क्वांटिटीज। अच्छा, अभी और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। जो और थोड़े क्वांटिटीज के डायमेंशंस हम निकाल के देखेंगे फटाफट। तो देखो सबसे पहला हम देखेंगे मोमेंटम। What is formula for momentum? Mass into velocity. Yes, तो फॉर्मूला सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, नहीं तो डायमेंशन नहीं निकल पाएंगे। तो डायमेंशंस निकालने के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम को अगर हम सपोज p से डिनोट कर देते हैं तो मास को डिनोट करेंगे m से और वेलोसिटी को स्मॉल v से। तो p के जो डायमेंशंस है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट मतलब डायमेंशन ना, तो वो बनेगा मास का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का डायमेंशन। अब भी हमने वेलोसिटी के डायमेंशन निकाले, याद है? क्या थे वो याद है? मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए उसका जो डायमेंशन है वो बनेगा m⁻⁴, नो डाउट। बट वेलोसिटी के जो डायमेंशन निकाले ना हमने अभी, क्या थे बताओ? वेलोसिटी का L⁻²2। अरे गड़बड़ किया। वेलोसिटी का देखो ठीक से, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। ये देखो वेलोसिटी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम दिख रहा है ये। हाँ। हाँ, तो अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया? L1 और टाइम का डायमेंशन T1। तो लेकिन वो नीचे है ना, तो ऊपर जाके क्या बनता है? T-1 बनता है। तो इसलिए L1 T-1 याद रखो। These are the dimensions of velocity. Okay. Now we'll talk about the dimensions of momentum, which is going to be equal to mass into velocity. Mass is already the fundamental quantity, but velocity has the dimensions, that is L1 T-1 as it is replace किया। ठीक है ना? As it is, जो हमने वहां पे डिराइव किया था वही यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है बस। अभी इसको जोड़ दो क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आएगा m1 L1 T-1। समझा ठीक से? These are the dimensions of momentum. That's it. m मतलब समझा मास, l मतलब लेंथ एंड t मतलब टाइम। ठीक है, तो मोमेंटम के डायमेंशन हमको मिल गए। बिल्कुल, कितना सिंपल है देखो। उससे भी आगे जाके अगर हमको फोर्स का चाहिए, फोर्स, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए उसका। फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है ऑलरेडी, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बराबर है? तो अगर यूज करेंगे तो F इज इक्वल टू ma। तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स कैन बी इजीली फाउंड आउट by multiplying the dimensions of mass and dimensions of acceleration. Now, just tell me what is the dimensions of mass? It is the fundamental quantity itself. So it's going to be m1, right?
एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, याद है या पिछला स्क्रीन दिखाओ? L1t -2. करेक्ट। अगर फिर भी तुमको देखना है तो देखो ठीक से, ये देखो एक्सेलरेशन का हमने यहाँ पे भी डायमेंशन निकाला था, याद है कैसे? वेलोसिटी का अपॉन टाइम का। तो वेलोसिटी का तो ऑलरेडी हमको मिलता है L1t-1, राइट? दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय दिस t1. So this t1 goes up and becomes t-1. So t-1 becomes t-2. और वैसे भी उसका यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो इसलिए मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ and second is unit of time, but it is in denominator, so we get this as t-2. That's it. These are dimensions of acceleration. correct है? तो ये हमको मिलता है acceleration के dimensions. तो वो अगर हमको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो देखो क्या मिलेगा। तो ये आ जाएगा L1 t-2. ओके, सो अब यहाँ पे कोई कॉमन तो है नहीं जो लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज कर सके, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, सीधा फोर्स का डायमेंशन मिल जाएगा, जो कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू m1 L1 एंड t-2. दैट्स ऑल। देखो फोर्स का डायमेंशन मिल गया, कितना सिंपल। ठीक है, चलो फोर्स का तो मिल गया, अभी याद रखो ये फोर्स का, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन तुमको आगे चल के कई सारे फॉर्मूलेस के अंदर जरूरी होगा। देखो फोर्स का डायमेंशन होता है 1 1 -2, लेकिन ऑर्डर भी याद रखो, पहले m है, फिर l है, फिर t है। m मतलब मास, l मतलब लेंथ एंड t मतलब टाइम। मास, लेंथ, टाइम रेज टू -2, 1 1 -2। याद रहेगा ठीक से? 1 1 -2 लर्न करो फटाफट। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स के डायमेंशंस। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वांटिटी विच इज अबाउट द, चलो वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? Force into displacement. यस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो पता चलेगा W इज गोइंग टू बी इक्वल टू F इनटू S। ठीक है, तो अभी डायमेंशंस ऑफ वर्क डन इज गोइंग टू बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से अभी देखो डिस्प्लेसमेंट तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, वो तो L1 हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, L1 तो वो हो गया, लेकिन फोर्स का क्या? फोर्स तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है, देखो। ओके, तो एज इट इज इसको पूरे को उठा के इधर रख दो, बिल्कुल। तो इससे हमको ये मिलेगा m1 L1 t-2। और अभी अगर लॉस ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो L 2 बार आया, एक इधर है और इधर भी है, तो L1 और L1 मल्टीप्लाई करके कितना होगा, L⁻1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो इसलिए m तो वैसे ही रहेगा, m1 वैसे ही रहेगा, L2 हो जाएगा और t-2 एज इट इज रहेगा। तो ये देखो, इसको बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ वर्क डन। दैट्स इट। समझेगा ठीक से? नो, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बन रहा है ना? नहीं। ठीक है, तो ये बन गया वर्क डन का डायमेंशंस। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वांटिटी के ऊपर जाएंगे जो कि पावर है। पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है बताओ? Work done upon time. करेक्ट, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। Okay, if you want to write it in the symbolic form, then you can write it as capital P. अभी don't get confused, कैपिटल P को हमने मोमेंटम भी बोल के रखा है, doesn't matter। ठीक है, तो कैपिटल P, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग है ना, तो कैपिटल P is going to be equal to work done, that is W, divided by time, that is T। तो पावर के डायमेंशंस जो है वो हमको मिलेंगे वर्क डन के डायमेंशंस को टाइम के डायमेंशन से डिवाइड करने से, राइट? तो अब देखो पावर के डायमेंशंस निकालने के लिए वर्क डन के डायमेंशन चाहिए, वो तो है हमारे पास, ये देखो इधर। ठीक है, अभी अभी हमने वर्क डन के डायमेंशन निकाले, इसलिए हमने वो निकाला था। तो और ये भी हमको याद रखना है, अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा तुमको,
उसका फॉर्मूला तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे डालने का, वापिस उसके लिए फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, है कि नहीं। अगर वो भी भूल गए, समझो फोर्स के डायमेंशन भूल गए, तो फोर्स का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन मल्टीप्लाई करके फोर्स का मिलेगा। उसके लिए भी एक्सेलरेशन का डायमेंशन लर्न होना चाहिए, वो भी अगर भूल गए तो उसके लिए फिर वापस उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते जाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या है ना कि कुछ डायमेंशंस जो है फोर्स के और वर्क डन के डायमेंशंस मोस्ट प्रोबेबली लर्न ही करने पड़ेंगे। लर्न करके रखो उनको, ठीक है। देखो सिंपल इजी, लर्न करने के लिए भी इजी है। देखो फोर्स के डायमेंशंस क्या है, 1 1 -2, नो डाउट। और वर्क डन के डायमेंशंस क्या है, देखो 1 2 -2। याद करने के लिए भी इजी है, ठीक है। बट वो ऑर्डर मत भूलो, पहले मास फिर लेंथ फिर टाइम, MLT ये ऑर्डर है। तो वो अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो वर्क डन के डायमेंशन यहाँ पे आराम से डाल सकेंगे, जो कि M1 L2 और T-2 है। और उसको फिर हमको डिवाइड करना है टाइम के डायमेंशन से, जो कि T1 हुआ करता है। अभी इस T1 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो ये T1 ऊपर जाएगा, राइट। और ऊपर जाके क्या बनेगा, T-1 बनेगा। तो फिर यहाँ पे T-2 ऑलरेडी है, और अगर इसको T-1 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो तो T-3 हो जाएगा, राइट। ऐसा मत करो, T-1 कैंसिल, ठीक है। तो वो T-3 बनेगा एक्चुअली। तो इसलिए ये T-3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, जिससे हमको मिलेंगे डायमेंशंस ऑफ पावर विच इज M1 L2 एंड T-3। अब देखो पावर के भी डायमेंशंस लर्न करना इजी है। 1 2 -3 दिख रहा है, देखो 1 2 -3, दैट्स इट। सिर्फ उसमें ऑर्डर याद रखना है, पहले M है फिर L है फिर T है। कभी कभी कोई कोई टेक्स्ट बुक के अंदर ऑर्डर उल्टा पुल्टा भी करते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। इसको अगर ऐसा लिखेंगे L2 M1 और T-3, तो वो कोई गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। सिर्फ ऑर्डर उल्टा हो गया ना, बाकी जिसके जो पावर है वो तो उल्टे पुल्टे नहीं हुए ना, इसलिए ये भी करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी लिखते हैं तो भी चलेगा, या ऐसा भी लिखते हैं तो भी चलेगा, दैट इज अपॉन अस ओनली। तो हमको डिसाइड करना है कौन पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। चलो ठीक है, पावर का डायमेंशन तो हमको मिल गया, नो डाउट। नेक्स्ट क्या है अभी, प्रेशर। अभी कोइंसिडेंटली प्रेशर को भी P से ही डिनोट करना पड़ रहा है, डजंट मैटर, ठीक है। प्रेशर इज, फॉर्मूला क्या है उसका, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके। तो अभी इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे तो बनेगा P इज इक्वल टू F अपॉन A, ओके। अभी अगर हमको सपोज प्रेशर का डायमेंशन निकालने हैं तो उसके लिए फोर्स के डायमेंशन चाहिए और एरिया के भी चाहिए। तो फोर्स के तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, वो देखो यहाँ पे। तो फोर्स का डायमेंशन ये यहाँ पे देखो, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स, दिख रहा है ये वाला। और इसको हमको फिर डिवाइड करना है एरिया के डायमेंशन से। चलो करेंगे फटाफट। तो देखो डायमेंशंस ऑफ P मतलब प्रेशर will actually be equal to the dimensions of force divided by dimensions of area, so that we get this dimensions of pressure is equal to dimensions of force. What is it? It is M1 L1 T-2, and that is to be divided by area. What are dimensions of area? Length into breadth ना। तो L मतलब L2 हो गया, वो L2, okay, L2. So if we put this L2 here, then this L2 will go up in the numerator and will become L-2, so that we can write this as dimensions of pressure which is equal to M1, अरे डिनोमिनेटर तो है ही नहीं ना अभी। तो देखो M1 as it is, L के ऊपर क्या आएगा 1 -2, समझा के ठीक से 1 -2, and here T-2 is kept as it is, तो यहाँ पे T-2 वैसे ही रहेगा, नो डाउट। तो फाइनली फिर क्या बनेगा, प्रेशर के डायमेंशंस जो है वो बनेंगे सिंपली M1 L-1 एंड T-2, बस खत्म। जगह नहीं एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है। समझा ठीक से, या करो फ्रेश पेज पे।
समझा। ओके, तो देखो पावर प्रेशर का डायमेंशन हमने निकाल लिया यूजिंग द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड एरिया सिंपली। ठीक है, और क्या क्वांटिटी हमने कल डिस्कस किया था, याद है, जिसका डायमेंशन हमने अभी तक नहीं निकाला? डेंसिटी। डेंसिटी तो हमने स्टार्टिंग में निकाला। हाँ ये देखो इधर, ये था डेंसिटी। हाँ। ठीक है, और ठीक है, और दो तीन क्वांटिटीज करते हैं। सबसे पहला देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है तुमको? फ्रीक्वेंसी, हाउ द फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, करेक्ट। अभी इसमें देखो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन जो है वो निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ ऑसिलेशन का डायमेंशन को टाइम के डायमेंशन से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो तो नंबर है कि नहीं? वो हो सकता है n इज इक्वल टू 100 या 50 या 30। अभी इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है, इट्स अ नंबर ना। नंबर को कोई यूनिट नहीं होता है या डायमेंशन भी नहीं होते हैं। सो एवरी नंबर, रिमेंबर, इट इज अ डायमेंशनलेस। एवरी नंबर इज अ डायमेंशनलेस। तो इसलिए जिसको कोई यूनिट ही नहीं है उसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 इसको ही रख देंगे। और सिर्फ नीचे टाइम है, तो टाइम तो फिजिकल क्वांटिटी है, हमको पता है उसका डायमेंशन क्या है, t1। इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी ओनली। सो इफ यू पुट इट हियर देन वी कैन गेट दिस t1 as a final, and 1 upon t1 gives us t minus 1. Check. That's all. These are the dimensions of frequency. कितना इजी है, ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस तो हमको मिल गए। चलो ठीक है, अभी काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन निकाल सकते हो? काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। Correct. Half mv square, where m stands for mass, v stands for velocity. करेक्ट है? तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस निकालने के लिए हमको हाफ के डायमेंशंस, मास के डायमेंशंस और वेलोसिटी के डायमेंशंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट एज वी हैव जस्ट सीन दैट हाफ डजंट हैव एनी डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं क्योंकि वो तो नंबर है। तो इसलिए नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो बाकी बचा मास। तो मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन बन गया m1। और वेलोसिटी इज आल्सो द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड वी हैव फाउंड आउट द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ऑलरेडी। रिमेंबर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी? L1 t minus 1, याद आ रहा है? और उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो उससे हमको मिलेगा, चलो m1 तो वैसे ही रहेगा नो डाउट, बट L1 जो है, L1 का स्क्वायर क्या बनेगा? L2 बनेगा। और क्या बनेगा? t माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? आप बताओ ये। कितना आएगा? t माइनस 1 का स्क्वायर 1। कैसे क्या? देखो t रेज टू माइनस 1 और उसका हमको करना है स्क्वायर, बराबर। अब ये हम कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला था 9th स्टैंडर्ड में, तुमको याद होगा, a रेज टू m द होल रेज टू n इज ऑलवेज इक्वल टू a रेज टू mn। याद है ये फॉर्मूला? याद है ना? तो अभी ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? देखो ठीक से, तो t रेज टू माइनस 1 रेज टू 2 ना, होल रेज टू 2 है ना वो, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा माइनस 1 इंटू 2। अभी इसका करो मल्टीप्लिकेशन, कितना होता है? तो बनेगा t रेज टू माइनस 2। दैट्स ऑल। सो दिस इज गोइंग टू बी द डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर ऑफ t माइनस 1। ओके, तो t माइनस 1 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? t माइनस 2 आएगा।
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। रिमेम्बर, ये पूरा हमको दिमाग में ही करना है, ओरली करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है टू, ये स्क्वायर जो है वो करने से ये L1 का स्क्वायर सीधा L2 बन गया और t-1 का स्क्वायर सीधा t-2 बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई कॉमन टर्म्स तो है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हो गया m1, मतलब एक ही ब्रैकेट में हमको लिखना है इसको, तो m1 L2 t-2, दैट्स इट। दीज आर डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस हमने निकाल दिए। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की निकाल सकते हैं? यस, नो डाउट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताओ? यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? See here, the potential energy is given by the formula mgh. Remember, potential energy is equal to mgh, where m stands for the mass, g means acceleration due to gravity, and h is stand for the height. Okay, तो potential energy is denoted by u. तो u के जो डायमेंशंस है तो उनको कैसे मिलने वाले हैं? मास के डायमेंशंस को, ग्रेविटी के डायमेंशंस को और हाइट के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके मिलने वाले हैं, करेक्ट है? ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, मास तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसलिए उसका डायमेंशन बनेगा m1, नो डाउट। अभी ग्रेविटी मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का हो या कौन सा भी हो, एक्सेलरेशन तो है ना, कोई भी हो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, L1 t-2, और हाइट जो है, हाइट इज बस वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ओनली, सो वी कैन से दिस विल बी L1 ओनली। ओके, तो अभी इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा m1 से m1, L कितनी बार आया, 2 बार आया, और एक का पावर 1 है, दूसरे का पावर भी 1 है, तो 1 + 1 कितना बनता है, 2 बनता है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा L2, एंड t का कितना आएगा, -2, वो तो वैसे ही है, समझे ठीक से। यहाँ पे ये जो हमने रूल यूज किया ना, यहाँ पे L1 × L1 इज इक्वल टू L2 क्यों आया पता है तुमको? क्योंकि हमारे पास एक रूल है, a⁻m × a⁻n इज ऑलवेज इक्वल टू a⁻m + n। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, ये a सेम होना जरूरी है। देखो, तो जब यहाँ पे L सेम है तभी हमने इनके पावर ऐड किए, समझा ठीक से। नहीं तो गलती से ऐसा मत करो कि इस m का पावर और इस L का पावर ऐड कर दो और 2 कर दो, बिल्कुल नहीं। m इज डिफरेंट एंड L इज डिफरेंट। हम ये रूल कभी यूज कर सकते हैं जब L और L बेस जब सेम हो, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। तो ये बेस सेम है यहाँ पे, इसलिए हमने वो रूल यूज किया यहाँ पे, और इससे हमको इसका रिजल्ट मिल गया। चलो ठीक है, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के भी डायमेंशंस हमको मिल गए, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ, और क्या करना है, सपोज एक अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि नाम जो है, नाम सिर्फ अलग अलग होते हैं, लेकिन होता वो क्वांटिटी एक सिमिलर ही है। जैसे देखो, वेवलेंथ, वेवलेंथ के डायमेंशंस क्या होंगे बताओ? वेवलेंथ मतलब पता है ना क्या होता है वेव के लिए? समझो ये वेव है, तो इसका दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, राइट? हाँ, तो अभी बताओ वेवलेंथ के डायमेंशंस क्या होंगे? व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ लैम्बडा? डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है, वो डिस्टेंस है ना? हाँ, तो L⁻⁴ वेरी गुड, सिंपली L1, दैट्स इट। अच्छा, एम्पलीट्यूड का बताओ, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ एम्पलीट्यूड? तो क्या एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डिस्टेंस जो होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं कि नहीं?
इसको भी एम्पलीट्यूड बोलते हैं। देखो, तो अगर वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो तो है ही, तो डिस्प्लेसमेंट ही तो है ना फिर। तो इसका मतलब फिर एम्पलीट्यूड का डायमेंशन क्या हो गया? L1 ही हो गया। बिल्कुल। तो देखो, अगर सपोज तुमको पूछा व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ टाइम पीरियड, सो सबसे पहले ये नोट करो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पीरियड? The time interval between two successive crusts or troughs is called as the period. Okay, तो it's a time interval ना, तो time interval मतलब क्या हो गया? टाइम ही हो गया वो। बिल्कुल, तो उसका डायमेंशन बनेगा T⁻1, दैट्स इट। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि डायमेंशन होते बहुत सिंपल है, लेकिन उसको हम डिफिकल्ट समझ के उसका आंसर हमको नहीं मिलता है कभी कभी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए याद रखने का, उसका डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले याद करने का, हाउ इट इज डिफाइंड एग्जैक्टली। तो अगर वो किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज में से किसी एक क्वांटिटी के हिसाब से अगर डिफाइन किया हुआ है, तो तुरंत उस फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन से उस क्वांटिटी के डायमेंशन बन जाएंगे उसके डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये बात याद रखो ठीक से। तो अभी हमने ये देखा कि डायमेंशंस निकालने का कैसे होता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव सीन नाउ। नाउ विल सी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशन निकाल के फायदा क्या है, क्यों निकालने का डायमेंशन, और लर्न भी क्यों करने का। देखो, सबसे पहली बात तो हमको डायमेंशंस यूज करके ये पता चल जाता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कौन से क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है। डायरेक्टली डिपेंड करता है, या इनवर्सली डिपेंड करता है, या स्क्वायर के साथ डिपेंड करता है, क्या क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, या रूट के ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट इट मे बी, जो भी है वो हमको पता चल जाता है। तो इसलिए ये सबसे पहली बात है कि डायमेंशंस यूज करके हमको ये पता चलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है और कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और दूसरी बात कि अगर जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर वो डिपेंड करता है, तो उनके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली करता है या इनवर्सली करता है। और अगर डायरेक्टली करता भी है तो भी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन में होता है या क्यूब के साथ प्रोपोर्शन में है, ये सब चीजें पता चलती है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के मेजरमेंट में अगर कुछ एरर आ जाए, अगर कुछ भी मेजर करने में अगर गलती हो जाए, तो कितना एरर हम उस क्वांटिटी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना ज्यादा या कम एरर या गलती हम उस क्वांटिटी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है फंडामेंटल ये डायमेंशन का। लेकिन ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला यूज जो है वो ये है कि यूजिंग डायमेंशंस वी कैन वेरीफाई एनी फिजिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जो है ना वो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो फिजिक्स के अंदर करेक्ट इक्वेशन है या नहीं। कोई भी इक्वेशन, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो फिजिक्स के अंदर, तो वो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सचमुच करेक्ट हो सकता भी है या नहीं। दूसरा कि वी कैन फाइंड आउट द कन्वर्जन फैक्टर between the two units of a same physical quantity in different systems। तो कन्वर्जन फैक्टर हमको पता चल जाते हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर निकालने के लिए डायमेंशंस का यूज होता है मैथमेटिक्स से। उसको कैसे करने का वो भी हमको देखना ही है अभी जस्ट आगे। और तीसरा जो है उसका यूज वो ये है कि टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप्स, इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप्स बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमको सपोज पता नहीं है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कौन से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है, but we can just establish the new relationships, we can guess the new equations in physics just by using the dimensions। तो देखो अब यहाँ पे ये सबसे एक एक करके हम ये तीनों जो है वो एक एक करके करेंगे। सबसे पहला जो है वो हम ये फर्स्ट यूज देखेंगे उसका, हाउ टू वेरीफाई एनी फिजिकल इक्वेशन यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, सो उसके लिए हमको ये पता होना जरूरी है कि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट्स कॉल्ड, what is the principle of homogeneity is, see, if suppose we have any physical equation,
अगर एक इक्वेशन हमारे पास है डायमेंशन, तो इसका इक्वेशन ऐसा है, कुछ कोई भी इक्वेशन कैसा होता है, उसमें एक LHS होता है और दूसरा RHS होता है और बीच में एक इक्वल टू साइन होता है। ऐसे होता है ना कोई भी इक्वेशन। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन अगर देखो तो उसमें क्या आता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये हो गया इक्वेशन। दूसरा सपोज सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन वी कैन से S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन। इसमें भी क्या है, एक LHS है, एक RHS है और एक इक्वल टू साइन है बीच में, राइट। तो हर एक इक्वेशन में ये तो होता ही है, एक इक्वल टू साइन, LHS और RHS। तो व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टेल्स अस इज, if there is a valid equation in physics, ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर अगर कोई वैलिड इक्वेशन है तो उसके लिए डायमेंशंस ऑफ LHS must be exactly equal to the dimensions of RHS। मतलब for any valid equation in physics the dimensions of LHS and RHS must be equal। तो ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है। अगर ये इस तरफ एक क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं और इस तरफ दूसरा क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशंस और यूनिट्स सेम होना तो बेहद जरूरी है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मास ऑफ अ क्वांटिटी इज इक्वल टू द टाइम। ऐसा तो कभी होने वाला ही नहीं है। मास इक्वल टू टाइम ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इक्वेशन अगर है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी बना हुआ है और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी दिया हुआ है उन दोनों के डायमेंशन सेम होना बिल्कुल जरूरी है, और यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है, याद रखो। सो यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन वेरीफाई एनी इक्वेशन वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट इन फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल अभी चलो पहले हम कुछ करेक्ट इक्वेशंस लेके देखते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज टू बी यूज्ड। तो अभी देखो यहाँ पे वी हैव टू चेक सपोज दिस इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसको हमको चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो इवन एग्जाम में भी तुमको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरीफाई दिस इक्वेशन इन यूजिंग डायमेंशंस वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। अभी हमको पता है ये करेक्ट है, ठीक है, लेकिन हमको डायमेंशन यूज करके इसको वेरीफाई करके दिखाना है कि इट इज करेक्ट। तो उसके लिए क्या करने का, LHS के डायमेंशन निकालने का। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ LHS? LHS में है ही कौन, एक ही टर्म है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, याद होगा तुमको, इट इज L1T-1, बराबर। तो ये बन गया LHS के डायमेंशंस, ठीक है। गिव इट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ गो टू द RHS, try to find out the dimensions of RHS now। yes, so RHS में है ही कौन, दो टर्म्स है, देखो U प्लस AT, ये दो टर्म्स है RHS के अंदर, करेक्ट है। अभी इसका डायमेंशन निकालने के लिए ओके, तो देखो U प्लस AT का डायमेंशन निकालने के लिए हमको U का डायमेंशन और AT का डायमेंशन ऐड करना पड़ेगा जरूर। तो अभी देखो ठीक से आगे जाएंगे, तो U का डायमेंशन क्या है बताओ। U मतलब होता ही क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी है ना फिर। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो वो होता है L1T-1, करेक्ट है। अच्छा, प्लस अभी एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या बनता है तुमको पता है, इट इज L1T-2, याद है, अभी अभी हमने डिराइव किया था। और इनटू टाइम, तो टाइम का डायमेंशन तो T1 ही होता है, नो डाउट। अभी इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमको, ये तो चलो L1T-1 वैसे ही रहेगा, नो डाउट, बट प्लस अब यहाँ पे क्या होगा देखो ठीक से, L1 तो L1 ही रहेगा, नो डाउट, लेकिन T-2 और ये T1, तो -2 + 1 क्या बनता है, -2 + 1 मीन्स -1, राइट। सो हियर इट इज गोइंग टू बी -1। ओके, तो ये बन गया -1। अभी क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने से वो क्या हो जाएगा, डबल होगा क्या, नहीं, सेम ही रहेगा, बताया था ना अभी अभी। अगर हम 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 8 क्या किलोग्राम स्क्वायर आएगा या किलोग्राम में आएगा, किलोग्राम। किलोग्राम में आएगा ना। नंबर सिर्फ ऐड होते हैं, डायमेंशन थोड़ी ऐड होते हैं ना।
तो यूनिट्स कभी ऐड नहीं होते, किलोग्राम प्लस किलोग्राम रिमेन्स किलोग्राम ओनली। सो L1T-1 प्लस L1T-1 विल रिमेन L1T-1 ओनली। तो देखो ये बन गया यहाँ पे, और ये इसको इक्वेशन नंबर 2 हम दे सकते हैं अभी, so that we can compare equation number 1 and equation number 2 and claim that the dimensions of LHS is going to be same as the dimensions of RHS, which proves that the equation can be correct at the dimensional level. Okay, तो dimensional level पे ये equation correct है, ये हमने prove कर दिया। इसको बोलते हैं verify। How to verify? Just take the dimensions of LHS, find the dimensions of RHS and just tally. If they are equal, then we can say that the equation is verified, prove हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही हम ये वाला इक्वेशन भी प्रूव कर सकते हैं डायमेंशनली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो देखो अगर S हमको यूज करना है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन को हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे S जो है, एक्चुअली टाइम तो हो रहा है, ये हम कल करेंगे, चाहिए तो चलेगा ना। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है या लिख के लेना है तो ले सकते हो। ये वाला जो हमने प्रूव किया ना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लो जल्दी। बाद में लिख सकते हो आराम से। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसके पहले जो हमने किया था, ये तो चलो ठीक है, ये तो तुमने लिखा होगा मे बी। हाँ, ये जो डायमेंशंस हमने निकाले हैं, तो इनका भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया। हाँ। इससे पहले जो हमने किया था उसके, इसका भी निकालो फटाफट। ये सारे प्रैक्टिस करने हैं, घर पे भी तुमको ये लिखने हैं। हो गया। ओके, अभी इसका निकालो, ये सबसे पहला वाला हमने जो किया था। हो गया ना? ठीक है, so just we'll stop here and do the next part tomorrow. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो आपका है वो जैसा कि मैंने कल बताया था 4:30 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, सो हैव हाफ एन आवर रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट करो, और चाहिए तो बुक पढ़ो, लेकिन मोबाइल मत देखो। ठीक है, उसको आवाज में रखो, और 4:30 बजे फिर वापस जो ऐप के अंदर आपको लिंक मतलब जो लाइव लेक्चर का जो टैब दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके आप चालू कर सकते हो लेक्चर। ठीक है, सो चलो, थैंक यू।